हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन किसी भी लिटरेरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की? क्वेश्चन नंबर 631 से आज की वीडियो की शुरुआत करेंगे। 64th नंबर का वीडियो आज कंप्लीट होने जा रहा है। एंड एज आई कीप टेलिंग यू, जब तक है जान हम इस सीरीज को कंटिन्यू करते रहेंगे। बिल्कुल शुरू से सभी वीडियोस देखिए, आपके बहुत ही काम आएंगे। शुरुआत के क्वेश्चंस थोड़े से आसान हैं, धीरे 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 करके लेवल टफ होता जा रहा है और होता जाएगा। न्यू बैचेस फॉर्म किए जा रहे हैं 2026 के एमए इंग्लिश एंट्रेंस एग्जाम के लिए। आप में से जो भी एडमिशन चाहता है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर कॉन्टैक्ट करके क्वेरी कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका स्कोर कैसा रहा। आज का फर्स्ट क्वेश्चन 631. In which year Galsworthy refused the offer of knighthood? The correct answer is option A, 1917. गेल्सवर्दी जो कि 1867 बॉर्न थे एंड डाइड 33, एक बहुत ही पॉपुलर इंग्लिश नॉवेलिस्ट थे, प्लेराइट थे एंड द विनर ऑफ नोबेल प्राइज 1932 1932. He turned down a knighthood nominated by Prime Minister David George 1917 में on the percept that a writer comes simply from writing itself. राइटर की पहचान है कि वो अच्छा लिखते हैं, उन्हें अपने नाम के सामने सर लगाने की या नाइटहुड की किसी भी तरीके की पोजीशन की जरूरत नहीं है। ही हैड द बिलीव दैट राइटर्स शुड नॉट एक्सेप्ट टाइटल्स। उनका मानना था ये, किसी का भी मानना, उनका एक पर्सनल व्यू पॉइंट हो सकता है, राइट और रॉन्ग का कोई क्वेश्चन वहां पर नहीं होता। ये इंफॉर्मेशन वैसे मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में अभी दे दी है। लेट अस सी कितना याद है आपको। व्हेन वाज जॉन गेल्सवर्दी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर? एंड द करेक्ट आंसर 1932. देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेरी नोबेल विनर्स। द फर्स्ट वन सुली प्रदम 1901। याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आ जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स के नाम दे रही हूँ, जैसे कि 1907 रुडयार्ड किपलिंग, सेल्मा लेगरलॉफ वाज द फर्स्ट विमेन टू विन दिस अवार्ड। इसके बाद 1913 रविंद्रनाथ टैगोर, ही वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन दिस अवार्ड। 1925 में मिला था हमारे जीबी शॉ जी को। देन 1949 विलियम फॉकनर, काफी इंपॉर्टेंट राइटर है। अर्नेस्ट हेमिंग्वे काफी इंपॉर्टेंट है। 1948 इवन टीएस एलियट काफी इंपॉर्टेंट है। 93 टोनी मॉरिसन एंड द लेटेस्ट वन हैन कैंग। तो ये सब नाम आप याद रखिए और काफी काम आएंगे आपके एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज सैमसन एगोनिस्टिस? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, क्लोजेट ड्रामा। सैमसन एगोनिस्टिस एक ट्रैजिक क्लोजेट ड्रामा है बाय जॉन मिल्टन, जो कि 1671 में आया था along with Paradise Regained. Closet drama, a drama suited primarily for reading only, reading rather than production. स्टेज पर परफॉर्म नहीं किया जाता था, सिर्फ रीड किया जाता था। कुछ इंपॉर्टेंट क्लोजेट ड्रामास की लिस्ट आप देख लीजिए। एक तो सैमसन एग्नेस्टिस 1671 एंड गीत का वर्क फॉस्ट, लॉर्ड बेरॉन का मैनफ्रेड एंड पीबी शेले का द सेंसी। काफी इंपॉर्टेंट क्लोजेट ड्रामास हैं। मे बी इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको कभी आ जाए एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड एंड पॉपुलराइज्ड द फ्रेज पोएटिक जस्टिस? Poetic justice is a literary device in which ultimately virtue is rewarded and vice is punished. English drama critic Thomas Rhymer coined the phrase in his The Tragedies of the Last Age Considered, जो कि 1678 का work है, to describe how a work should inspire proper moral behavior in its audience by illustrating the triumph of good over evil. Political justice demanded that those of good characters were rewarded and those of evil characters were punished. Next question, who asked how many children had Lady Macbeth? And the correct answer, Elsie Knights. Elsie Knights जो कि काफी पॉपुलर शेक्सपियरियन क्रिटिक रहे हैं, 1906 से लेकर 1997 तक उनका लाइफ स्पैन रहा है, और ये जो वर्क है ये 1993 का वर्क है। इस वर्क में उन्होंने बेसिकली लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश की है फ्रॉम द नॉर्मल क्रिटिसिज्म ऑफ मैकबेथ।
How many children had Lady Macbeth? एक अलग ही टेंजेंट पर ले गए हैं वो. We know after becoming king, Macbeth fears that witches prophecy that Banquo's descendants will inherit the throne. इसी प्रोफेसी पर पूरा का पूरा प्ले बेस्ड है. तो मैकबेथ्स का कोई भी चाइल्ड ना होना बेसिकली एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे इस प्ले का, जिसको हमेशा से इग्नोर किया गया है. The Ding Dong theory was offered by whom? And the correct answer is Max Muller. ये एक साउंड थ्योरी है, ओनोमेटोपिक थ्योरी है. हम अपने आसपास जो भी साउंड्स सुनते हैं, थम्पिंग, द कटिंग ऑफ द ट्री, किस तरीके की आवाजें आती हैं, उसके थ्रू लैंग्वेज ओरिजिनेट हुई थी. According to this theory, there was a mystic correlation between sound and meaning. Ding Dong theory given by Max Muller. Next question. Who had quoted about Chaucer's character, "Here is God's plenty"? The correct answer is John Dryden. The phrase, "It is sufficient to say according to the proverb that here is God's plenty" was used by John Dryden, जो कि काफी पॉपुलर इंग्लिश पोएट हैं, and he was trying to describe the richness and variety of characters created by Geoffrey Chaucer in his The Canterbury Tales. Dryden admired Chaucer's ability to portray a wide range of human nature and social classes, showcasing the depth and diversity of characters. Next question. How many sources of sublimity are mentioned by Longinus? And the correct answer is option C, 5. On the Sublime is a Roman-era Greek work of literary criticism dated to the 1st century CE, and the author is unknown but is conveniently referred to as Longinus, Pseudo-Longinus, False Longinus भी कह सकते हैं. It is regarded as a classic work on aesthetics and the effects of good writing. ये 5 sources आप देख लीजिए. Great thoughts, strong emotions, certain figures of thought and speech, noble diction, and dignified word arrangement. Mankind must put an end to war, or war will put an end to mankind. Which literary device it is? And it is none other than chiasmus. Chiasmus जिसमें हमारी statement reverse हो जाती है लेकिन बहुत meaningful रहती है. When the going gets tough, the tough gets going. आइए कुछ और examples देखते हैं chiasmus के. कुछ examples देखिए जॉन एफ कैनेडी, विंस्टन चर्चिल और बाइबल में से लिए गए. Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. We shape our buildings and afterward our buildings shape us. But many who were first will be last, and many who are last will be first. Last question, हमें कुछ chronological arrange करना है. Leviathan, On the Laws of Ecclesiastical Polity, Lamotte the Author, and Utopia. सबसे पहले आएगा लेमोटे दी ऑथर. 15th सेंचुरी का ये वर्क है, 15th सेंचुरी का, बाय सर थॉमस मेलरी, एंड इट इज अबाउट द टेल्स ऑफ लेजेंडरी किंग ऑथर. Utopia is a work of fiction and socio-political satire by Thomas More, written in Latin and published 1516. And Richard Hooker's Of the Law of Ecclesiastical Polity, that is the work of 1593, and Leviathan 1651 का वर्क है. तो ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन हुआ यहाँ पर. ये सभी हैं वो कोर्सेज जिसके लिए आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं. CUET के लिए JMI, IPU और किसी भी यूनिवर्सिटी का मास्टर्स इंग्लिश एंट्रेंस क्रैक हो जाएगा अगर आप मेरा प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं. UGC नेट के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं, JPSC के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं, JSSC के लिए और बहुत से और इग्नू कोर्सेज के लिए. आई डू प्रोवाइड PDFs एंड इवन लाइव सेशंस. आप क्वेरी कर सकते हैं. लिटरेचर के UPSC एग्जाम के लिए भी आप क्वेरी कर सकते हैं. इन सबकी ऑनलाइन क्लासेस मैं प्रोवाइड करती हूँ. दिस इज द व्हाट्सएप नंबर जहां पर कॉन्टैक्ट करके आप क्वेरी कर सकते हैं. एंड यू मे ऑल्सो कॉन्टैक्ट ऑन दिस टेलीग्राम लिंक.